टी फॉर टेंडर, एल फॉर लव, सी फॉर केयर। जब हम किसी व्यक्ति के पास अप्रोच करें, तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम वाक़ई उनके बारे में सोच रहे हैं। उनको हम डायबिटीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं। ये हमारा कोई काम नहीं है, ये हमारा कोई बिज़नेस नहीं है। मैं आपके ध्यान में लाऊँ कि जब भी मेरे से पूछते हैं कि आपका काम क्या है? तो मैं कभी ये नहीं बताता कि मेरा काम डायबिटीज़ फ्री सोसाइटी बनाना है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए पूजा है। चूँकि यदि आपका चित्त, आपका मन, आपका वाणी और आपके कर्म तीनों में एकरूपता पाया जाता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, कहते हैं, संवाद करते हैं और जैसा काम करते हैं, यदि तीनों में एकरूपता हो, तो उसको हम पूजा करते हैं। और आपके ध्यान में कि हम लोग डायबिटीज को लेके इतने ही गंभीर है। हम लोग के अंतःकरण में एक चिंतन, सतत चिंतन चलते रहता है। सतत चिंतन चलते रहता है कि कैसे समाज को डायबिटीज से बाहर निकाला जाए। और ठीक उसी पे हम लोग संवाद करते रहते हैं और उस प्रकार के हम क्रियाकलाप करते रहते हैं। अपनी ईएमआर, कल्पवीटा, क्लियर टॉक्स, उनके खाने-पीने में तब्दीली लाने की बात करते हैं, रात में सोने की बात करते हैं, शारीरिक श्रम अपनाने की बात करते हैं। तो जब भी तीनों में एकरूपता हो, हमारी सोच में, हमारी वाणी में और हमारी क्रियाकलाप में, हमारे कर्म में, तो उसको हम पूजा कहते हैं। तो हम लोगों के लिए जो डायबिटीज फ्री सोसाइटी बनाना, ये हमारे लिए काम नहीं है। ये हमारे पूरे परिवार के सदस्यों के लिए ये एक पूजा के समान है। हम एक पूजा करते हैं और मेरी बात पे यकीन करें, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ आपको कि यदि किसी इंसान का काम पूजा में तब्दील हो जाता है, तो आप समझे कि ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। कभी-कभी लोग कहते हैं कि ईश्वर की कृपा आज के कलयुग में प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। पर यदि हमारा काम, जो भी हम काम करते हैं, यदि काम पूजा में तब्दील हो जाए, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं और इसका एक मतलब निकल के आता है कि ईश्वर की कृपा हम पे आना शुरू हो गया। ईश्वर की कृपा शुरू हो गई हम पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसा मैं बताया कि लोग कहेंगे कि इसमें कौन-सा तत्व है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है? उसी प्रकार से कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जिन लोगों ने ना एलोपैथ को अच्छा से समझा और जिन लोगों ने ना आयुर्वेद को अच्छा से समझा, ना नेचुरोपैथ को अच्छा से समझा, वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ क्या होते हैं? जब आप ईएमआर को देखेंगे तो उसके बॉक्स पे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? लिखा रहेगा पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, अ, वैनेडियम, जिंक, इस तरह से चीज़ें लिखा होता है। क्रोमियम लिखा रहेगा। तो लोग क्या कहेंगे आपको कि भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि ये हर्बल प्रोडक्ट है। ये हर्बल प्रोडक्ट कैसे हो गया? इसमें तो पोटेशियम लिखा हुआ है, इसमें क्रोमियम लिखा हुआ है, इसमें वैनेडियम लिखा हुआ है, इसमें जिंक लिखा हुआ है, इसमें मैग्नीशियम लिखा हुआ है। ये तो हर्बल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। ये तो एलोपैथिक प्रोडक्ट है और आप हमें गलत बता रहे हैं। तो मैं अपने सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को ये ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जैसा मैं बताया, खाने का एक ही उद्देश्य होता है कि उससे हमें पौष्टिक आहार मिले। और पौष्टिक आहार में, खाने में जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, जिंक, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे तत्व होते हैं। ये सारे तत्व होते हैं और उन तत्वों वो तत्व हमारे शरीर के अंदर, ये जितने भी पौष्टिक हैं, पोषक तत्व हैं, हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर को पोषित करते हैं। पर पिछले कई सालों में जब हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी आई, खाने में पोषक तत्व की कमी आई और खेती करना बहुत ही मुश्किल है। आप देखेंगे हर्ब्स को उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, चूँकि आपको उसके लिए धूप में जाना होगा, आपको उसके लिए बारिश में जाना, वर्षा में जाना होगा, धूप में जाना होगा, ठंडा में जाना होगा। प्राकृतिक कई आपदाएँ आ जाती हैं जिससे हमारा हर्ब्स नष्ट हो जाता है। तो इन तकलीफों से बचने के लिए लोगों ने केमिकल बनाना शुरू कर दिया। जैसे आप मैग्नीशियम, सेलेनियम, और इनका प्रचलन इतना बढ़ गया कि हम और आप भी इस बात को भूल गए हैं कि हमारे खाने में पोषक तत्व होता है, जो पोटेशियम होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सेलेनियम, वैनेडियम, वगैरह-वगैरह, ये सारे तत्व होते हैं। तो हम भी कुछ समय के लिए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार वाक़ई इनका कहना सही है कि ईएमआर हर्बल प्रोडक्ट कैसे है? इसमें तो क्रोमियम, सेलेनियम, वैनेडियम लिखा हुआ है और ये सारे तो एलोपैथिक होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 बातों को समझना है। एक शब्द होता है केमिकल,
जो हम सब लोग जानते हैं, ये कि हम बचपन से लेके अभी तक हमें केमिकल, केमिकल, केमिकल सिखाया गया है। एलोपैथिक दवा, एलोपैथिक दवा, एलोपैथिक दवा सिखाया गया है। हमारे ज़माने में तो फिर भी कम था, हमारी जब तबीयत खराब होती थी, हमें सर्दी-खाँसी होता था तो हमें गाय का घी वगैरह का मालिश किया जाता था, तुलसी का पत्ता खिलाया जाता था। पर आज के जो पेरेंट्स हैं वो इतने अपने बच्चों के लेके कंसर्न रखते हैं कि वो सीधे लेके डॉक्टर, उनको गाय के घी पे विश्वास नहीं रहा, उनके तुलसी के पत्तों पे विश्वास नहीं रहा, वो डॉक्टर साहब के पास जाएँगे और इतना ही नहीं, उसको कहेंगे कि हाई एंटीबायोटिक्स दें ताकि बच्चा सुबह होते-होते इसका कोल्ड कफ खत्म हो जाए और स्कूल जाने लायक हो जाए। और मैं आपको बताऊँ कि हाई डोज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के कारण उनके पैनक्रियाज़ डैमेज हो रहे हैं और पैनक्रियाज़ डैमेज होने के कारण डायबिटिक भी हो रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो तत्व पाए गए हैं, तो केमिकल बनाना बहुत ईज़ी है। केमिकल में क्या होता है, एक शेड होता है, एक शेड के अंदर आपको काम करना है, उसके अंदर आप पंखा लगा लेते हैं, आप एसी लगा लेते हैं, काम करना बड़ा ही आसान होता है। और शेड के अंदर जो है सो हम क्रोमियम, सिलीनियम, वैनेडियम बनाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैं बताया कि हर्ब्स में होता है, पर हर्ब्स को उगाना, उसको कलेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो इंसान का और समाज भी जो है सो इस बात को प्रशंसा करने लगा कि धूप में काम करना, खेतों में काम करना, वो अच्छी बातें नहीं हैं, जबकि फैक्ट्री में बैठ के आप काम कर रहे हैं, वो अच्छी बातें हैं। तो लोगों ने क्रोमियम, सिलीनियम, वैनेडियम जो केमिकल है, वो फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया और हम जब से बड़ा होना शुरू किए, तो हमने केमिकल को देखा। तो केमिकल के देखने के कारण हम भी भूल गए कि हर्ब्स में, हमारे खाने में सारे तत्व होते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि 2 शब्द हैं, उन 2 शब्दों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द है केमिकल और दूसरा शब्द है फाइटोकेमिकल, PHYTO, फाइटोकेमिकल। केमिकल एंड फाइटोकेमिकल, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि केमिकल जो इंसान बनाता है फैक्ट्री के अंदर, और फाइटोकेमिकल वो सारे तत्व पौधा से निकाल के लाते हैं। जैसे आप देखेंगे जो ईएमआर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम, सोडियम, सेलेनियम, ये सारे पोषक तत्व पौधा से निकाल के लाया गया है और ये पौधा से जो पोषक तत्व निकाल के लाया गया है, इसको फाइटोकेमिकल कहते हैं। और जब फाइटोकेमिकल जब किसी पौधा में पाया जाता है, तो वो प्रोडक्ट अपने आप हर्बल हो जाता है। तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए कि हमारे शरीर को दवा नहीं चाहिए, हमारे शरीर को दवा नहीं चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग डेली, हमें ईएमआर का सेवन करना चाहिए, हमें कल्पविटा का सेवन करना चाहिए, हमें तुलसी जी का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के दिन में हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी हो गई है और दूसरी तरफ हमारे शरीर में टॉक्सिन बनना शुरू हो गया है। तो यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें डायबिटीज होने तक रुकना नहीं चाहिए कि डायबिटीज होगा तो हम ईएमआर लेंगे। हमें ईएमआर का सेवन आज से शुरू कर देना चाहिए। हमें कल्पविटा का सेवन आज से शुरू कर देना चाहिए। एलोवेरा का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। तुलसी जी का करना चाहिए। हर्बल टी का करना चाहिए। ये सारे 1, 3, 4 हम सेवन करते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब जैसा कि आप सब लोगों को, जो हमारे परिवार के सदस्य पहले से हैं, उन सब लोगों के ध्यान में है कि मेरे जीवन का एक ही ध्येय है। मैं एक ध्येय के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कल्पामित अपने आप में सागर है, एक सागर है और डॉक्टर आर.के. सिंह उस सागर का एक छोटा-सा तट है और उस तट का नाम है डायबिटीज फ्री सोसाइटी। हमने अपने जीवन को मन से, वचन से, कर्म से समर्पित किया है कि हमें डायबिटीज फ्री सोसाइटी बनाना है। जहाँ पे डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाए तो अपने आप में बड़ी बात है, और हम एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि नहीं, हमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल होने के बाद भी इंसान का हार्ट, किडनी, लीवर डैमेज हो रहा है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा हमें कंट्रोल नहीं करना है जो कंट्रोल होने के बाद हार्ट, किडनी, लीवर डैमेज हो। हमें तो एक कदम आगे बढ़ना है और हमें डायबिटीज फ्री सोसाइटी बनाना है। और आप देखेंगे कि जब मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ, तो मैं कितना आत्मविश्वास के साथ आपसे बात करता हूँ। ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ये आत्मबल कहाँ से आता है? ये आत्मबल आता है, मेरे रिसर्च का पार्ट नहीं है, ये मेरे नॉलेज का पार्ट नहीं है। ये आत्मबल आपका आता है जब आपके साथी आप पे संपूर्ण विश्वास करते हैं, संपूर्ण सहयोग करते हैं, संपूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और आपकी शिक्षा को और आपके द्वारा जो बनाए गए हर्बल प्रोडक्ट है, उसको जन-जन तक पहुँचाते हैं। और जब जन-जन में उसका लाभ मिलना शुरू होता है,
तो इंसान का आत्मबल सातवें आसमान पे होता है। तो आज आप देखेंगे कि हमारा जो आत्मबल है, वो आप हैं, मैं नहीं, आप हैं। जब तक चीज़ों को आप लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं और लोगों को उसका रिज़ल्ट परिणाम नहीं मिलता है, तब तक हमारा आत्मबल कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं इसके लिए आप सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने आप को सदैव उपकृत महसूस करता हूँ, जब आप लोग हमसे जुड़ते हैं और हमारा जो प्रयास है, हमारा जो संकल्प है, उसको लोगों तक पहुँचाते हैं। तो डायबिटीज़ फ्री करना समाज को अपने आप में, हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर हम और आप इस धरती पे आए हैं एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए। बहुत बड़ी चुनौती है। सब लोग हमारे पीछे पड़ेंगे कि जहाँ डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है, वहाँ पे डायबिटीज़ फ्री कैसे संभव हो सकता है? कहाँ से लोग आ गए हैं? कैसे लोग हैं? कैसे करना चाहते हैं? पर हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि हमारा अंतःकरण साफ है, हमारा नियत साफ है, हमारा मन साफ है, हमारा वचन साफ है, हमारा कर्म साफ है और हमने कई एक रिजल्ट लिया है, जो जिन लोगों ने डायबिटीज फ्री जीवन जीना शुरू किया है। तो हमें थोड़ा-सा भी विचलित नहीं होना है। दूसरी बात कि जब भी लोग हमारी आलोचना करते हैं, तो हमें उससे भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि जैसा वो देख रहे हैं, उनको समाज ने जैसा दिखाया, उनको दुनिया ने जैसा दिखाया, वो अपना चश्मा पहन के हमें देख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपने चश्मे से हमारे अभियान को देखेंगे, तो आलोचना करना स्वाभाविक हो जाता है। आलोचना करना स्वाभाविक हो जाता है। तो हम लोगों की मानसिक तैयारी होनी चाहिए कि हम उस आलोचना को उतनी ही विनम्रता से स्वीकार करें, जितना यदि कोई आदमी डायबिटीज़ फ्री होता है और जब वो हमें मैसेज करता है, हमें लिखता है, तो मैं आपको बताऊँ उस दिन मैं 7वें आसमान पे होता हूँ। मैं खुशी से नाचता रहता हूँ कि आज ये सज्जन डायबिटीज़ फ्री हो गए। फ्री कहाँ पे हुआ? मैं कभी-कभी कई एक लोग के संपर्क में भी नहीं हूँ। आप लोगों के द्वारा हमें पता चलता है कि ये सज्जन डायबिटीज़ फ्री हुआ। और उस दिन मैं बहुत खुश रहता हूँ। जैसे मेरा मेरा साक्षात दर्शन हम मेरे इष्ट देव से हो चुका है, इतना मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मेरे लिए पूजा है। अब देखिए समय हो रहा है 8:25 और अब मैं अपना सेमिनार शुरू करूँगा, तो मुझे कम से कम 45 मिनट टाइम चाहिए। आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी से भी 40-45 मिनट का समय मुझे दे पाएँगे। आपके इस विश्वास के बदौलत और आपकी इस अनुमति के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब कैरी ऑन, पूरा समय मिलेगा, आप पूरा जो भी आप बताना चाहते हैं बताइए। जी, देखें, हमारा जो शरीर है, इसमें 70 लाख करोड़ कोशिकाएँ हैं और यदि हम अपनी कोशिकाओं को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो 3 मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है। केवल हम दवा खाएँगे, कोई एक प्रोडक्ट खाएँगे, उससे कभी भी हम स्वस्थ जीवन या डायबिटीज़ फ्री लाइफ़ नहीं जी सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम, और ये मैं नहीं कहता हूँ। शारीरिक श्रम के बारे में मैं आपको बताऊँ कि हम में से जितने भी सदस्य हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप गीता को उठाएँ। गीता आज नहीं लिखा गया है। उसके तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक श्लोक को पढ़ें। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, तो आपको शारीरिक श्रम करना होगा। और शारीरिक श्रम के बारे में मैं एक छोटा-सा उदाहरण देके बताता हूँ कि एक नवजात शिशु है 2 महीने का, अपने माता-पिता की भाषा को नहीं समझता है, परमपिता परमेश्वर से उसका संवाद होता रहता है और परमपिता परमेश्वर से उन्हें 2 बातों का ज्ञान है, हमने धरती पे जन्म लिया, तो मुझे स्वस्थ जीवन जीना है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। बच्चे को लिटा के 10 कदम दूर चले जाएँ, तो आप देखेंगे कि बच्चा अपना हाथ-पैर, लिम्ब्स को हिलाते रहता है। जानते हो क्या कर रहा है? इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आप देखिए कि एक छोटा-सा बच्चा के मन में ये परमपिता परमेश्वर से नॉलेज मिला हुआ है, तो हमें और आपको शारीरिक श्रम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो आयुर्वेद है, वो पूरा के पूरा आप देखेंगे तो कहीं न कहीं गीता से रिलेटेड है। तो आप गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो पहला कंडीशन है, वो है शारीरिक श्रम। दूसरा कंडीशन है पोषक तत्व, कि हमारे शरीर को पोषक, जो मैं आपको शुरू में बताया था, और तीसरा कंडीशन है ऊर्जा।
ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में बताऊं कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से संचालित हो रहा है और हम और आप इस ब्रह्मांड की एक इकाई हैं। तो हमारा और आपका शरीर भी सुचारू रूप से संचालित होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और मैं आपको ये बताऊं, जो हम लोग कहते हैं प्राणवायु, जो हमारे जीवन का आधार है, प्राणवायु, प्राणवायु ऊर्जा की इकाई है। अब आप देखें कि पोषक तत्व और ऊर्जा के लिए, पोषक तत्व ऊर्जा के लिए हमारे ईश्वर ने, कुदरत ने, हमारे परवरदिगार ने खाने का व्यवस्था किया है। खाने से हमें पोषक तत्व मिलता है और ऊर्जा मिलता है। तो खाना आप कुछ भी खाते हैं, चाहे आप वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, खाने का मोटे तौर पे दो भाग होता है। एक होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट होता है, और दूसरा भाग होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। आज हम चर्चा करेंगे शुरू शुरू में कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद, पचने के बाद शुगर बन जाता है। खाना खाने के बाद, पचने के बाद शुगर बन जाता है। शुगर इसलिए बनता है कि हमारे 70 लाख करोड़ सेल्स को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत शुगर है। ये सबसे बड़ा कारण है कि कार्बोहाइड्रेट शुगर में बन जाता है। अब शुगर बन के वो हमारे ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड जो है सो सर्कुलेट होता है शुगर को लेके, और 70 लाख सेल्स को जब जरूरत होता है शुगर पहुंचाता है, क्योंकि उसे ऊर्जा की जरूरत है। देखिए, ये समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं। बाकी हमारे शरीर के अंदर में 1 सेकेंड के 1000वां भाग में, जिसे हम मिली सेकेंड कहते हैं, 1 सेकेंड के 1000वां भाग में हमारे शरीर के अंदर में प्रक्रिया चल रहा है। अब शुगर से ऊर्जा कैसे बनता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ब्लड में शुगर घूम रहा है, और हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है, लीवर के पास एक छोटा सा अंग है, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय, स्वादुपिंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। जब भी हमारे शरीर की बात होती है तो हम चर्चा करते हैं हार्ट की, किडनी की, लीवर की। हम पैनक्रियाज की चर्चा नहीं करते हैं। पर पैनक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर में। पैनक्रियाज में कई प्रकार के सेल्स हैं। उसमें एक सेल है जिसका नाम है बीटा सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीटा सेल्स। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाने का, और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में जो शुगर घूम रहा है उसको लेकर सेल्स में पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी किसे चाहिए? एनर्जी हमारे सेल्स को चाहिए, एनर्जी हमारे सेल्स को चाहिए। और बी इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड से शुगर को लेकर सेल्स में पहुंचाने का। पर सेल्स में पहुंचने के बाद शुगर ऊर्जा में तब्दील नहीं होता है। उसे ऊर्जा में तब्दील होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड में हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन का काम होता है हमारे हेमोग्लोबिन का काम होता है हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाने का। जब ऑक्सीजन सेल्स में पहुंच जाता है जब ऑक्सीजन सेल्स में पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन शुगर के साथ मेटाबोलाइज करता है। और मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि शुगर में 3 एलिमेंट है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब शुगर में भी ऑक्सीजन है। तो हमने बाहर से जो ऑक्सीजन लिया और शुगर का ऑक्सीजन आपस में मिलके एनर्जी बनता है। अब आपके ध्यान में आया कि ऊर्जा कैसे बनता है। अब इसमें देखेंगे कि हेमोग्लोबिन का भी रोल है और इंसुलिन का भी रोल है। अब आप देखेंगे कि बदलते परिवेश में बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया। बदलते परिवेश में किस लिए घटना शुरू हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी हम केवल ये समझेंगे कि बदलते परिवेश में बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया, बीटा सेल डी जनरेट होना शुरू हो गया, और रीजनरेट इतना नहीं हो रहा है। तो जब रीजनरेट होगा और रीजनरेट उतना तेजी से नहीं होगा तो धीरे धीरे क्रमशः करके बीटा सेल का नंबर घटता चला जाता है। और जब बीटा सेल का नंबर घटता है तो इंसुलिन पर्याप्त रूप से नहीं निकल पाता है। या तो इंसुलिन पर्याप्त रूप से नहीं निकल पाता, या इंसुलिन निकल रहा है तो सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। पर दोनों परिस्थिति में हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच रहा है। और जब ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचेगा तो ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू होता है। ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। पर हम यहाँ पे इस बात को समझने के लिए आज उपस्थित नहीं हुए हैं। हम यहाँ पे इस बात को समझने के लिए उपस्थित हुए हैं कि ब्लड में जो शुगर बढ़ता है वो तो डायबिटीज का महज प्रमाण है, महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत थी, हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे मस्तिष्क को जितनी ऊर्जा की जरूरत थी उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। नतीजा होगा कि धीरे 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 करके हमारे हार्ट, किडनी, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये डायबिटीज अपने आप में घातक एक समय के बाद होता है, शुरू में घातक नहीं होता है। अब बीटा सेल का
डीजेनरेट होना या इंसुलिन के सही तरीके से उपयोग नहीं होने के पीछे क्या राजन है, क्या रीजन है? तो बीटा सेल के डीजेनरेट होने के पीछे अभी तक 3 कारण सर्वमान्य था। पहला कारण था जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। दूसरा कारण जेनेटिक्स का मतलब दादा-दादी, नाना-नानी, माता-पिता को। और दूसरा कारण है शारीरिक श्रम में कमी आना और तीसरा कारण है टेंशन। पर बदलते परिवेश में 2 महत्वपूर्ण कारण ऐड हुआ जिसके कारण डायबिटीज को हम कहते हैं कि महामारी का रूप ले चुका। 2 कारण, ये 3 कारण सर्वमान्य, सब लोगों को मालूम है। पर 2 कारण है जिसके कारण कहा जाता है कि डायबिटीज महामारी का रूप ले चुका है। वो 2 कारण में पहला कारण है हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होना। हमारे पैनक्रियाज को समुचित रूप से पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए, बीटा सेल को रीजनरेट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन है, उसका नाम है क्रोमियम। क्रोमियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम, जिंक, करीब-करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत होती है, तब जाके हमारा पैनक्रियाज हेल्दी होता है और हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी हो गई है। नतीजा है कि बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो गया है। तो ये चौथा कारण है और पांचवा कारण है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर में पहले भी बनता था, पर पहले जो टॉक्सिन बनता था ईश्वर उसके लिए व्यवस्था करके रखे हुए हैं जिसका नाम है ग्लूटाथियोन हार्मोन। ग्लूटाथियोन हार्मोन का काम था हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना। पर आज के दिन में हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन बनता है उससे कई गुना टॉक्सिन हम शरीर के बाहर से लेते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हवा का भाग है और हवा दूषित हो चुका है, इसके कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन जाता है। जब टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा सेल्स पोषक तत्व को सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अब आप देखिए खाने में पोषक तत्व की कमी पहले से है और दूसरा टॉक्सिन लेवल के बढ़ जाने से हमारे सेल्स न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो नतीजा होता है कि हमारे बीटा सेल डीजेनरेट शुरू हो जाता है, बीटा सेल का डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। और दूसरा हमारे सेल्स के फंक्शन इंपेयर हो जाते हैं। जब टॉक्सिन लेवल बढ़ जाए तो हमारे सेल्स के फंक्शन इंपेयर हो जाते हैं। अब जिसका नतीजा ये निकलता है जब बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है तो नतीजा ये होता है कि इंसुलिन पर्याप्त रूप से समुचित रूप से वहां से नहीं निकल पाता है। अब इंसुलिन निकल रहा है पर इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। उसके पीछे मुख्य 2 कारण है। एक कारण है कि यदि टॉक्सिन का लेवल बढ़ा हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो तो भी इंसुलिन सही तरीके से नहीं यूज हो पाता है। या एसिड हाइपर एसिड हो गया हो जब हमारे आंतों से निकल के ब्लड में आ गया हो तो भी हमारा इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। अब मुझे आप लोग समझ पाए होंगे डायबिटीज होता क्या है और कारण क्या-क्या है। अच्छा डायबिटीज हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा मोटे तौर पे? तो वो मैं आपके ध्यान में लाता हूँ कि हमें पता कैसे चलता है। यदि हमारा वजन अचानक घटने लगे या हमें थका-थका महसूस हो, हमें प्यास ज़्यादा लगता हो, हमें भूख ज़्यादा लगता हो, हमारे मसल्स क्रैम्प होना, दर्द होना शुरू हो जाए, तो आप समझे कि हमें डायबिटीज़ ये सारे डायबिटीज़ के लक्षण हैं। तो ज्यों ही हमें पता चले हमें ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा? उसके पीछे जैसा कि मैं आपको पहले ही शुरू में ही बताया केमिकल क्या होता है। हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए 27 न्यूट्रिशन की जरूरत है और केमिकल एक साथ इन नंबर से ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें लाभ से ज्यादा हानि होता है। ये सबसे बड़ा कारण रहा कि एलोपैथ में कभी संभव नहीं है। तो उन्होंने एक नया शब्द कॉइन किया कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है और अपनी सोच को, अपनी शोध को वो हमारे ऊपर भी लादना शुरू कर दिया। हम भारतीयों के ऊपर भी उन्होंने लादना शुरू कर दिया। हमारे मन मस्तिष्क में उन्होंने इस बात का गांठ बांध दिया कि डायबिटीज केवल कंट्रोल होता है। डायबिटीज से हम फ्री नहीं हो सकते हैं। चूंकि हम सब लोग कहीं न कहीं समय के अंतराल के साथ हम एलोपैथ के गुलाम हो चुके थे। लेकिन जैसे-जैसे समय निकलता गया, हमने अपने आयुर्वेद को फिर से आगे आगे लाना शुरू किया, नेचुरोपैथ को हमने आगे लाना शुरू किया, हमने हर्ब्स को आगे लाना शुरू किया और बजाते आज के दिन में मॉडर्न साइंस के साथ उसको कोरिलेट करना शुरू किया और हमारे नतीजे कुछ अच्छे आने शुरू हो गए। तो आप देखेंगे कि जैसा मैं बताया कि पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए करीब-करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है, जो एलोपैथ में संभव नहीं था। तो उन्होंने एक केमिकल डेवलप किया ग्लिमिप्राइड एंड मेटफॉर्मिन जो केवल और केवल उसका काम होता है
कि हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कराता है। जो बीटा सेल है उसको रीजनरेट कर नहीं सकता है, क्योंकि रीजनरेशन के लिए बहुत सारे पोषक तत्व की जो जरूरत है, बहुत सारे वहाँ पे हमें उसके लिए उस प्रकार का इन्वायरमेंट का जरूरत है जो एलोपैथ में संभव नहीं है। तो उन्होंने एक केमिकल, एक सॉल्ट डेवलप किया जिसका नाम है ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन, जिसका काम होता है केवल और केवल बीटा सेल को स्टिमुलेट करा के इंसुलिन निकालने का। और उस दौरान में भी आप देखेंगे कि बीटा सेल डीजेनरेट होता रहता है। जब हम एलोपैथ दवा खा रहे होते हैं तो बीटा सेल डीजेनरेट होता रहता है। और ये सबसे बड़ा कारण आप समझ सकते हैं कि जब ये परिस्थिति है, कारण है कि बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है, उसके कारण डायबिटीज हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन कहाँ पे है? इसका सोल्यूशन है कि बीटा सेल को रीजनरेट किया जाए, पर वो एलोपैथ में होता नहीं है। तो उन्होंने एक शब्द को कॉइन किया, डायबिटीज कंट्रोल, और वो अपनी सोच को, अपनी शोध को हमारे ऊपर लाद दिया, और इस तरीके से लाद दिया कि आज यदि हम डायबिटीज फ्री की बात करते हैं तो शायद हम गलत साबित होते हैं और वो सही साबित होते हैं। पर अब समय दूर नहीं रहा, जिस तरीके से हमारा अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब वो समय दूर नहीं होगा जहाँ पे हर घर से एक आवाज आएगी कि हम डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। अब देखें, हम जो डायबिटीज फ्री कहते हैं वो कैसे कहते हैं? एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है ईएमआर, बस। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हमने 10-10 हजार रुपए महीने में खर्च किया, हमारा डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, और आपके ईएमआर जो 300-400 रुपए का प्रोडक्ट है, क्या उससे हम डायबिटीज फ्री हो सकते हैं? क्योंकि लोगों को उस तरह का दवा दिया गया। अब देखिए ईएमआर काम कैसे करता है, मैं ईएमआर पे भी चर्चा करूंगा। ईएमआर काम कैसे करता है? बेसिकली जैसा मैं बताया कि ईएमआर देखने में आपको एक छोटा प्रोडक्ट रखता है, पर करीब-करीब 3 साल का उस पे सतत शोध चला है, और करीब-करीब 150 मेडिसिनल प्लांट्स पे शोध चला है, और शोध चलने के बाद 3 मेडिसिनल प्लांट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें एक पौधा आता है स्टीविया रिबौडियाना, दूसरा पौधा आता है उसका नाम है सोरोपस एंड्रोगाइनस, और तीसरा पौधा का नाम है नाइजेला सैटिवा। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों के ध्यान में लाता हूँ कि लोगों को तो जाने दें, शुरू-शुरू में हम लोग को लाइसेंस लेने में भी, जब इस प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे थे, तो इसके लाइसेंस लेने में हमें बड़ा परेशानी आई है। जानते हैं क्यों? चूँकि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम भी बड़ा ही टाइट कंपार्टमेंट में काम करता है। इनका कहना है कि आयुर्वेद में यदि कोई पौधा का वर्णन नहीं है, तो हम उसपे लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। जबकि हम ये कहते हैं, रिसर्च क्या कहता है? रिसर्च कहता है कि जो पहले से चीज़ है उसके साथ-साथ कोई नई चीज़ है, मॉडर्न साइंस, कोई नई चीज़ है, चूँकि हमारी बीमारियाँ डायनामिक है। हमारे आज के जो डायबिटीज़ है, जो मैं बताया पहले के कारण से अब के कारण भिन्न हो गए हैं। आज के दिन में मैक्सिमम डायबिटीज़ के मूल कारण हो गया है खाने में पोषक तत्व की कमी और शरीर में टॉक्सिन लेवल बढ़ना। जबकि आज से 50-100 साल पहले जब आयुर्वेद था, तो उस समय इसके कारण दूसरे थे। इसको प्रमेह कहते थे हम लोग। डायबिटीज को संस्कृत में आप देखेंगे और आयुर्वेद में प्रमेह कहते थे। तो उस समय के कारण कुछ और थे, आज कारण कुछ और हो चुके हैं। तो आप बताएं, रिसर्च की जरूरत है कि नहीं? और रिसर्च के हिसाब से, बदलते परिवेश के हिसाब से हमें पौधों पे शोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप देखेंगे कि ये भी एक, कई कई बार लोग आपको सवाल उठाएंगे, क्योंकि लोग, ज्यादातर लोग जानते हैं कि डायबिटीज के कंट्रोल के लिए एक्स वाई जेड पौधे का हम यूज करते हैं। सब लोग जानते हैं कौन कौन सा पौधा है, मुझे यहाँ पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर जब आप ये मार्ग उठाएंगे तो उसमें से कोई भी पौधा आपको उसमें नहीं मिलेगा, तो लोग और हतप्रभ रह जाते हैं कि वाकई ये काम कर पाएगा क्या? तो आप देखिए काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारा ईएमआर जो है, हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। जो हमने आपको बताया कि यदि टॉक्सिन का लेवल बढ़ा रहे तो हमारे सेल्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले टॉक्सिन को बाहर निकालता है। दूसरा, हमने जैसा बताया कि पैनक्रियाज को 27 न्यूट्रिशन चाहिए, तो सारा न्यूट्रिशन हमारे ईएमआर में, सारा न्यूट्रिशन ईएमआर में। पर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में आपको रिजल्ट नहीं आएगा। महीना से आपको 12 महीने वेट करेंगे। 1 महीने से लेके 12 महीने तक जब वेट वेट करेंगे, जैसे आप एलोपैथ दवा खाएंगे और 2 घंटे के बाद आप टेस्ट कराएंगे, तो आपका शुगर लेवल नीचे आएगा। ईएमआर से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे डायबिटीज नहीं है, फिर भी मैं ईएमआर का सेवन करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उससे हमारा शुगर लेवल नीचे नहीं जाएगा, हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखेगा। तो आप देखेंगे कि उसमें 27 के 27 न्यूट्रिशन है जो पैनक्रियाज को हेल्दी रखता है, मतलब बीटा सेल को रीजनरेट करता है। जो अभी तक ऐसा कहा जाता है एलोपैथ में कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं हो सकता है, पर मैं आपको बताऊं, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि बीटा सेल रीजनरेट होता है। तीसरा मैं आपको बताऊं
कि इंसुलिन, अब बीटा सेल जब रीजनरेट हो जाएगा और एक समय के अंतराल के साथ समुचित रूप से रीजनरेट होगा तो इंसुलिन निकलेगा। पर इंसुलिन निकलने के बाद इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, उसके पीछे कारण हमने आपको बताया, एसिडिटी बताया, कोलेस्ट्रॉल बताया और टॉक्सिन बताया। तो आप देखिए ईएमआर कोलेस्ट्रॉल को न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, उसके बाद हमारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है। नतीजा होता है कि हमारे इंसुलिन की जो उपयोगिता है उसको बढ़ा देता है। पर इंसुलिन की उपयोगिता बढ़ाने से ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंच रहा है, पर हमारे शुगर को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में बनाने का काम ऑक्सीजन का है। आप देखेंगे कि कभी भी जब डायबिटीज मैनेजमेंट की बात आती है, तो सारी पैथी, आज के दिन में जितने भी पैथी आप देखिए हम कहाँ पे अलग हैं, वो मेरी बात को आप समझे कि कल्पामृत कहाँ पे अलग है। जब भी डायबिटीज मैनेजमेंट की बात आती है, तो लोग आइसोलेशन में काम करते हैं, या तो लोग बीटा सेल को स्टिमुलेट कराते हैं, बीटा सेल के रीजनरेशन पे कोई काम नहीं कर रहा है। ये भी आप मान के चलें कि आज के दिन में वाकई बीटा सेल के रीजनरेशन पे काम नहीं कर रहा है। पर बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन कहाँ निकालना, तो कई लोग इंसुलिन को, बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन पे काम कर रहे हैं, या आइसोलेशन में काम कर रहे हैं कि इंसुलिन की उपयोगिता कैसे बढ़े। केवल इस पे डायबिटीज मैनेजमेंट की बात हो रही है, जबकि हम एक कदम आगे बढ़ के हम हेमोग्लोबिन पे काम करते हैं। क्योंकि लोग शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी यूरिन से शुगर को निकाल रहे हैं और बताएंगे कि आपका शुगर कंट्रोल है, जबकि हम लोग जो है सो हम डायबिटीज कंट्रोल की बात नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि शुगर सही तरीके से में ऊर्जा में तब्दील हो, और जब शुगर सही तरीके से ऊर्जा में तब्दील हो तो हमारे सारे तंत्र को ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है, हमारे हार्ट, किडनी, लिवर स्वस्थ रहना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखें ईएमआर पहला नंबर बीटा सेल के रीजनरेशन पे काम कर रहा है, जिससे इंसुलिन सही तरीके से निकल रहा है, इंसुलिन की उपयोगिता पे काम कर रहा है, और तीसरा हेमोग्लोबिन पे काम करता है। आप डायबिटीज मैनेजमेंट में कहीं पे भी चले जाएं इंडिया में, आपको कहीं पे भी इन टोटलिटी काम करते हुए कभी नहीं मिलेगा। लोग आइसोलेशन में काम कर रहा है, जैसा मैं बताया, या तो बीटा सेल के स्टिमुलेशन पे काम कर रहा है या इंसुलिन की उपयोगिता पे काम कर रहा है। ये दो में काम हो रहा है, हेमोग्लोबिन पे कहीं काम नहीं हो रहा है। जबकि हमने आपको क्या बताया कि हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, और ये ऑक्सीजन है जो शुगर के ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी बनता है। आपका ईएमआर यहाँ पे सबसे अलग है, ये हेमोग्लोबिन पे भी काम करता है, और हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा के ये हमारे ऑक्सीजन को समुचित रूप से पहुंचाने में पहुंचाने में सफल होता है। और वहां जब एक बार ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो शुगर के साथ मेटाबोलाइज करके एनर्जी बनता है। अब डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज फ्री में बेसिक डिफरेंस क्या है। डायबिटीज कंट्रोल में आप देखेंगे कि हम एलोपैथ दवा खा रहे हैं और शायद शुगर लेवल कंट्रोल है। शायद की बात मैं इसलिए करता हूं कि 10 में 8 लोगों का शुगर लेवल बढ़ा होता है, तो हम एलोपैथ दवा खा रहे होते हैं और शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है, उसके बाद भी हमें शारीरिक तकलीफ होता है। और डायबिटीज के शारीरिक तकलीफ को हमने दो भागों में बांटा है। एक भाग है जिसको हम पीडीसी कहते हैं, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरा हम कहते हैं एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन। तो पीडीसी क्या है, जब आप एलोपैथ दवा खा रहे होते हैं 6 महीना साल भर के बाद ही आप देखेंगे कि आपके काफ मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो पिंडलियां हैं उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाएगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम ज्यादा जाएंगे, शाम के समय हमारे प्रकृति में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा। आपकी कार्य करने की क्षमता पहले 16 घंटे के बाद, जैसे आज आप देखें सुबह से हम काम कर रहे हैं 5 बजे सुबह से, और अभी भी आप देखें तो हमारे चेहरे पे आपको एकदम फ्रेशनेस दिखेगा, जैसे हम सुबह सुबह 5 बजे सो के जागे हैं। तो ऐसी ताजगी होती है, वो ताजगी नहीं रहेगी। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे काम करने के बाद आप थक जाएंगे, एक बार डायबिटीज होगा। ये सारे को हम, इन सारे जो फैक्टर्स हैं, इनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। और जब ये कंटिन्यू करता है तो 2 से 20 साल जाते जाते एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील हो गया। मतलब अब ये हमारे हार्ट को डैमेज करेगा। आप किसी भी हार्ट के हॉस्पिटल में चले जाएं और आप पता करें कि भाई साहब आपके यहाँ जो डायबिटीज, आपके यहाँ जो हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं उसमें डायबिटीज वाले कितने हैं, या तो आप पता करें या मेरी बातों पे यकीन करें, 10 में 8, 10 हार्ट का पेशेंट पहुंच रहा है, उसमें 8 डायबिटीज वाले हैं। और उस 8 आदमी के साथ आप जाके एक इंक्वायरी करें, एक सर्वे करें कि भाई साहब जब आपको मालूम था कि आपको डायबिटीज हुआ था और डायबिटीज अपने आप में खतरनाक है, एक साइलेंट किलर है, तो आपने एलोपैथ दवा खाना क्यों नहीं शुरू किया। तो उनका जवाब होगा, जब से हमें पता चला है डे 1 से हम एलोपैथ का दवा खा रहे हैं। अब आप और हमारे लिए सोचने का विषय है, एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि हम एलोपैथ दवा खा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा हार्ट, किडनी, लिवर डैमेज
डैमेज हो रहा है, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जबकि कहा जा रहा है कि डायबिटीज महामारी का रूप ले चुका है, पूरी दुनिया का एक कैपिटल बनने जा रहा है भारत डायबिटीज के रूप में। ऐसी परिस्थिति में यदि हम लोग इस संकल्प को लेते हैं, तो ये संकल्प मेरे हिसाब से ये हमारी और आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, कहीं न कहीं ईश्वर का आदेश है। ईश्वर की तरफ से एक प्रेरणा आई है कि हम लोग इस अभियान से जुड़ने जा रहे हैं। इतनी बड़ी चुनौती, और उस चुनौती को हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। कितनी सुगमता और कितनी सहजता के साथ स्वीकार कर रहे हैं, और हम डे इन डे आउट, सुबह से लेके शाम तक हम अपने डायबिटिक भाई-बहनों के सा यहाँ पहुँचना चाहते हैं। कोई भी डायबिटीज़ वाला हो, मेरे लिए वो मेरा परिवार का सदस्य है, और हम उनके साथ पहुँचना चाहते हैं। उनके मन में एक विश्वास जगाना चाहते हैं कि नहीं, आप डायबिटीज फ्री हो सकते हैं। अब देखें कि एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन में आपका हार्ट डैमेज होता है, आपका किडनी डैमेज होता है, आपका लीवर डैमेज होता है, आपकी आँख की रोशनी चली जाती है, आपके कान से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, आपकी मेमोरी पावर वो कमने लगता है। ये छोटा-सा जख्म हो जाएगा, वो जख्म भरेगा नहीं। आज ही हमारे एक बहुत ही समर्पित साथी हैं नीरज जी, उन्होंने एक सज्जन के पैर का जख्म भेजा है। मैं आपको बताऊँ, जब उस जख्म को आप देखेंगे तो आँख में आँसू आ जाते हैं, आँख में पानी अपने आप आ जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर फिर भी हमने नीरज जी को विश्वास दिलाया है, 45 से 60 दिन में उनका जख्म भरेगा। यदि वो हमारे परिवार के पास नहीं पहुँच पाता, तो डॉक्टर साहब उनको एक ही इलाज कहते कि भाई साहब इसको तो कट करना पड़ेगा। अब आप समझिए, जब कट होगा, सर्जरी करेंगे, तो यहाँ पे जख्म होगा कि नहीं होगा? अब ये जख्म भरेगा या नहीं भरेगा, यक्ष सवाल बन के खड़ा हो जाता है। और जब ये जख्म नहीं भरेगा, तो डॉक्टर साहब कहेंगे यहाँ से कट कर दो। ये अपने आप में एक चक्रव्यूह में हम फँस जाते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी है हमारे समाज में। पर मैं आप लोगों को ध्यान दिलाता हूँ, आज नीरज जी का जो फ़ोटो आया था, मैं बताया कि हम पिछले 10 सालों से डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं, पर फिर भी मेरे आँख डबडबा गए, मेरी आँखों में पानी आ गए, जब उनके पैर के जख्म को आप देखेंगे। पन वो वो एक मानवीय गुण है कि हमारी आँखों में पानी आ गए उस जख्म को देख के। पर मेरे मन में पूरा विश्वास है कि अगले 45 से 60 दिन, 30 से 45 दिन जाते-जाते उनका जख्म भरेगा। और उसका एक ही चीज़ है, हमने नीरज जी से बात किया मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज हमने किया है, उनको ईएमआर 3 बार देना है। ईएमआर और एलोवेरा को 50-50% मिला के उसको दिन में 2 बार 3 बार अप्लाई करेंगे, तो 35 से 45। अब देखिए, जो जख्म भर नहीं सकता, उसका एक ही इलाज होता है कट करना। अच्छा, आप कितनी बार कट करेंगे? इंसान जो है सो उस कट-कट के सामने जो है सो अपनी जिजीविषा को, अपनी जीने की जो चाहत होती है उसको खो देता है, और मृत्यु सहर्ष उसका आलिंगन करता है। तो हमें इन चीज़ों से अपने समाज को बचाना है। अब देखिए, जो ईएमआर है, ईएमआर जो डायबिटीज़ फ्री है, उसका क्या पैमाना है? तो डायबिटीज़ फ्री का पैमाना है, सबसे पहले आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आएगा, और शुगर लेवल नॉर्मल रेंज का होता है फास्टिंग ब्लड शुगर 130 130 एमजी डीएल हो, तो नॉर्मल शुगर माना जाएगा 130। और खाना खाने के बाद, जिसको हम पीपी कहते हैं, पोस्ट पैरेंडियल कहते हैं, 160 के नीचे हैं, तो आप मान के चले कि वो हमारा नॉर्मल शुगर है, 130 एंड 160। तो ये मान लेने से हमारा शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आता है। दूसरा, हमने ये बताया था कि एलोपैथ दवा जीवन भर चलता है, इंसुलिन जीवन भर चलता है, पर हमारा एलोपैथ दवा और इंसुलिन समय के अंतराल के साथ बंद होता है। तीसरा, हमने बताया था कि हमारे काफ मसल्स यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, ये सारे तकलीफ होता है, सारे तकलीफ निकल जाता है। चौथा, बहुत सारे पेशेंट हमने आपको बताया, उनके यूरिन से शुगर निकलता है, यूरिन से शुगर निकलना बंद हो जाएगा। और पाँचवाँ, उनकी शारीरिक क्षमता काम करने का पहले जैसे वापस आएगा, जैसे पहले 16 घंटा काम करने के बाद भी उनके मन में हमेशा उत्साह और उमंग रहता था कि और कुछ करना है तो चलो हम करते हैं। फिर वही उमंग, फिर वही उत्साह, फिर वही ऊर्जा वापस आता है। अब आप बताएँ कि ये 5 चीज़ वापस आ जाता है। पहला, शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आता है। दूसरा, एलोपैथ दवा या इंसुलिन बंद होता है। तीसरा, जो शारीरिक तकलीफ है वो खत्म हो जाता है। चौथा, हमारे यूरिन से शुगर नहीं निकलता है। और पाँचवाँ, हमारा उमंग, हमारा उत्साह, हमारा ऊर्जा अपनी-अपनी उम्र के हिसाब से वापस आता है। तो आप बताएँ, इसे हम डायबिटीज़ फ्री कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम इसे डायबिटीज़ फ्री कहेंगे। और इसी डायबिटीज़ फ्री में हमारा जवाब एक छिपा हुआ है, जो आप लोग को समझना होगा कि लोग कहेंगे कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है। पर यहाँ पे एक जवाब छिपा हुआ है, वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमने ये बताया कि शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाता है, शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाता है, एलोपैथ दवा या इंसुलिन बंद हो जाता है, और यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकलता है। 3 कंडीशन हमने आपसे बताया है, हमने आपसे चर्चा किया।
शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ गया, यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकल रहा है, एलोपैथ दवा बंद हो जाता है, तो आप सोचें कि शुगर जा कहाँ रहा है? तो इसका मतलब शुगर सेल्स में पहुँच रहा है। शुगर को सेल्स में कौन पहुँचा रहा है? इंसुलिन पहुँचा रहा है, दूसरा कोई कैरियर नहीं है। जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए मुझे रोड का रास्ता मिल सकता है, मुझे पानी का रास्ता मिल सकता है, मुझे फ्लाइट मिल सकता है। पर मेरी बात पे आप यकीन करें कि ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुँचाने वाला एक ही कैरियर है, इंसुलिन। और शुगर यदि नॉर्मल रेंज में आ रहा है, शुगर यूरिन से बाहर नहीं निकल रहा है, येलोपैथ दवा बंद हो गया है, मतलब शुगर को सेल्स में पहुंचाने वाला जो कैरियर है इंसुलिन, वो सही तरीके से निकल रहा है। और इंसुलिन बनाने वाला एक ही सेल्स है, बीटा सेल। इसका मतलब बीटा सेल रीजनरेट हुआ कि नहीं हुआ? आपके ध्यान में आ रहा है? लोग कहेंगे कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है। हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं रखना है। हमें अपनी बातों पे, हमारी अपनी नीयत पे, कि हम कौन सी नीयत से आगे बढ़ रहे हैं, और बीटा सेल रीजनरेट होता है। और जब ये सारी चीज होता है, तो इसको हम डायबिटीज फ्री कहते हैं। पर जैसा मैं बताया शुरू में, अपने उद्बोधन के शुरू में मैं बताया था कि डायबिटीज फ्री करना अपने आप में एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है, सहज स्वीकार किया, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो चुनौती क्या है? मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, केवल ये मार के दे देने से कोई इंसान डायबिटीज फ्री नहीं होगा। जैसा मैं आपको बताया था कि एक उसके लिए हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए और डायबिटीज फ्री होने के लिए ईएमआर को सपोर्ट चाहिए। और वो 3 जगहों से उसको सपोर्ट चाहिए। वो 3 जगह कौन-कौन सा है? वो 3 विषय कौन-कौन सा है जिससे ईएमआर को हम सपोर्ट करेंगे? जिसमें पहला आता है खाना-पीना। हमें अपने खाने-पीने पे ध्यान रखना होगा। मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि डायबिटीज़ जाने दें, जब हमारा उम्र 40 प्लस हो जाए, जब भी हमारा उम्र 40 प्लस हो जाए, तो हमारे खाने का मूल मंत्र होता है फाइबर प्लस न्यूट्रिशन। 40 प्लस में हमारा एज गया, हमें डायबिटीज हो या ना हो, ब्लड प्रेशर हो या हो ना, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे आप लोगों की शुभेच्छा और ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ जीवन जीता हूं, पर फिर भी मेरे खाने का मूल मंत्र है फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, फाइबर प्लस न्यूट्रिशन। और फाइबर और न्यूट्रिशन हमें 3 सोर्स से मिलता है। पहला सोर्स है फ्रूट्स, दूसरा सोर्स है अंकुरित अनाज, और तीसरा सोर्स है सलाद। मतलब हमारे खाने में इन तीनों चीजों को बढ़ा देना है। किनको किनको? अंकुरित अनाज को, फ्रूट्स को और सलाद को। अब मैं रूटीन में बताता हूँ। ये एक मोटे तौर पे हमने आपको बताया। सुबह की शुरुआत या तो अंकुरित अनाज से करें या फ्रूट से करें, या तो अंकुरित अनाज से करें या फ्रूट से करें। अंकुरित अनाज में जो सबसे ज्यादा सुपाच्य है और सबसे ज्यादा पौष्टिक है, वो है मूंग। मूंग मूंग को अंकुरित करके हम खाएं। उसके बाद दिन के खाने में चले, आप अपनी मर्जी से खाएं। हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है कि आपको ये खाना नहीं खाना है, ये खाना नहीं खाना है, ये खाना, अपनी मर्जी से खाएं। केवल एक निवेदन है कि अपने खाने का 1/3 भाग पहले ग्रीन सलाद खा लें। और ग्रीन सलाद कैसे खाना है? पहले ग्रीन सलाद को खा लें। अभी तक हम लोग सलाद कैसे खाते हैं? एक बाइट रोटी खा लेते हैं, दूसरा बाइट सलाद खा लेते हैं। अभी ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन सलाद इंजन के रूप में ग्रीन सलाद को खा लिए। अच्छा, ग्रीन सलाद में कौन कौन सा सलाद खाना है? उस समय में, उस जगह पे, उस सीजन में, उस जगह पे जो भी अवेलेबल है उसको खाना है। हमारे तरफ से कोई बंदिशें नहीं है कि आपको इसको खाना है, इसको खाना है, इसको खाना है। उस समय जो भी लोगों का सवाल होगा कि साहब सलाद में हम गाजर का सलाद खा सकते हैं क्या? हम चुकंदर का, जिसको हम बीट कहते हैं, उसका खा सकते हैं क्या? चूंकि उनके जहन में एक विषय भर दिया गया है कि मीठा अब हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि सारे जो भी अवेलेबल हो, ऑफ कोर्स डायबिटीज वाले के लिए जो सबसे अच्छा सलाद माना गया है वो टमाटर माना गया है। पर टमाटर भी हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर में आप देखेंगे सीड्स होता है। जो सीड्स बहुत ज्यादा हम खाएंगे तो शायद स्टोन, धीरे 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 स्टोन बन सकता है। तो एक सीमित मात्रा में, पर बेस्ट सलाद माना गया है टमाटर। एक सलाद है मूली, जिसको हम लोग कहते हैं रेडिश। उसको रात में नहीं खाना, क्योंकि मूली वायु प्रधान है। रात में खाने से आपको गैस बन सकता है। तो मूली को इसके लिए नहीं खाना है रात में, बाकी दिन में हम खाएंगे तो सारे सलाद का सेवन करना है। तो आप देखिए, दिन के खाने में आप अपनी मर्जी से खाएं। हमारे तरफ से कोई बंदिशें नहीं है, केवल 1/3 भाग आपको सलाद खाना है। 2 निवेदन और मैं आप लोगों से करूंगा कि चावल खाने पे मैं रोक नहीं लगाता, पर चावल बनने के, आई मीन कुक्ड राइस, जिसको भात कहते हैं, चावल कहते हैं कुक्ड राइस, कुक्ड राइस बनने के आधे घंटे के अंदर खा लेना है। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ कि राइस, कुक्ड राइस जितना ठंडा होगा, बाह्य रूप से उसके संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पर जैसे जैसे ठंडा होगा आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, इंटरनल फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है। और उस फर्मेंटेशन के कारण उसमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, उतना हमारे शरीर में शुगर बढ़ेगा। और हम शारीरिक श्रम कर नहीं रहे हैं, तो हमारे शरीर में शुगर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हमें
हमें चावल को खाना है, पर कुक्ड राइस बनने के आधे घंटे के अंदर खा लेना है और एक सीमित मात्रा में खाना है। एक अंजलि जिसको बोलते हैं, 1 अंजलि से ज़्यादा चावल नहीं खाना है। अब हम 3 से 5 के बीच में चलेंगे, माफ़ करें। 3 से 5 के बीच में हम हमें जो भी आप चाय पीना चाहते हैं, आप चाय पिएँ। पर मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊँ कि दूध वाला चाय ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होता है और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जितना एसिड आपके शरीर में बनेगा, उतना इंसुलिन की उपयोगिता घट जाएगी। तो चाय में अपना एक बेहतरीन चाय आया है, उस पे मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो हो सके तो आप हर्बल टी पिएँ, पर हर्बल टी पीने के पहले आप या तो थोड़ा-सा फ्रूट्स ले लें या अंकुरित अनाज ले लें या सलाद ले लें, 1 गिलास पानी पी लें, फिर आप चाय को पिएँ। रात के खाने में चलेंगे, मर्ज़ी आपकी, मेरा केवल निवेदन है कि रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खा लें। दूसरा, रात के खाने में भी 1/3 भाग आप ग्रीन सलाद ले लें, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी खाएँ। सब्ज़ी के बारे में बताऊँ कि सारे सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, इवन आलू का सेवन कर सकते हैं, पर आलू के सब्ज़ी का सेवन एक सीमित मात्रा में करना है और जिस दिन आलू की सब्ज़ी का सेवन करना है, उसका कॉम्बिनेशन कुक्ड राइस के साथ नहीं रखेंगे, भात के साथ नहीं रखेंगे, उसका कॉम्बिनेशन रोटी के साथ रखेंगे। दूसरा, 5 सब्जियाँ ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है डायबिटीज़ वाले के लिए, वो है बैंगन, भिंडी, करेला, सहजन, सहजन ड्रम स्टिक को कहते हैं, मोरिंगा को, और 5वां है कैबेज। बैंगन, भिंडी, करेला, सहजन और कैबेज, ये 5 सब्जियाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कैबेज का तो हमें सलाद भी खाना चाहिए। फल में मैं बताऊँ, लोगों के ज़हन में होता है कि हमें कौन-सा फल खाना है, कौन-सा फल नहीं खाना है। आपके ध्यान में लाऊँ कि हमारे शरीर को भिन्न-भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत है और सारे फलों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी में कोई पोषक तत्व कम है, किसी में कोई पोषक तत्व है, किसी में कोई पोषक तत्व है ही नहीं। तो सारे पोषक तत्वों का सेवन करना है, मतलब हम लोगों को सारे फलों का सेवन करना चाहिए। केवल 5 फल ऐसा है जिसका सेवन सीमित मात्रा में करना है, आदर्श मात्रा में करना है। वो 5 फल कौन-कौन सा है? आम, केला, चीकू, चीकू को सपोटा भी कहते हैं। आम, केला, चीकू, अंगूर जिसको द्राक्ष कहते हैं, आम, केला, चीकू, द्राक्ष, ये जो फल हैं, इनका सेवन हमें सीमित मात्रा में करना है। बाकी फलों को हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खाएँगे। अब ये पहला परिवर्तन लाना है अपने जीवन में। दूसरा परिवर्तन हमें लाना है वो है सोना। सोना बहुत ज़रूरी है और सोना में मैं बताऊँ कि कितना देर हम सोएँ, 7 घंटे, 8 घंटे, उससे ज़्यादा महत्व है कि हम कब सोने जा रहे हैं। मोटे तौर पे आप देखेंगे प्रकृति में एक घड़ी है और हमारे शरीर में एक घड़ी लगा है। दोनों घड़ी का आपस में मिलना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊँ कि प्रकृति सोने जाती है शाम के सूर्यास्त होने के बाद प्रकृति सोने जाती है और लिटरली सूर्योदय के पहले प्रकृति जाग जाती है। जब पक्षी का बोलना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे पक्षी का बोलना 4 साढ़े 4 बजे शुरू हो जाता है। मतलब प्रकृति उस समय जागने जा रही है। तो प्रकृति के जागने के पहले हमें कम से कम प्रकृति के जागने के पहले हमें कम से कम 5 आवर्स पूरा करना चाहिए, 5 आवर्स 30 मिनट्स पूरा करना चाहिए, 5 आवर्स पूरा करना चाहिए। तो आप देखिए 11 बजे हम सोने जा रहे हैं और हमने साढ़े 5 घंटा पूरा किया। एक इंसान को साढ़े 5 बजे तक साढ़े 5 घंटा नितांत से ज़रूरी है। तो 11 बजे से लेके साढ़े 4 बजे तक हमारे सोने के लिए पर्याप्त है। पर 11 बजे के आजू-बाजू हमें सो जाना चाहिए, क्यों? चूँकि हमारे शरीर में एक घड़ी है और प्रकृति में घड़ी है। जब दोनों घड़ी आपस में मिलता है, तो साउंड स्लीप आता है और सोने के लिए मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, यदि आप 11 बजे सोना चाहते हैं, तो कम से कम आधे घंटे पहले आपको मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा। सोना यदि आप 11 बजे चाहते हैं, तो साढ़े 10 बजे मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा। नहीं तो मोबाइल से या आपके लैपटॉप से, आपके आईपैड से इस तरह की एक रंग निकलते हैं, जो रंग आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है, जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। एक मेलाटोनिन निकलता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब अंधेरा हो गया और आपके बॉडी का जो क्लॉक है उसके हिसाब से आपको सोना चाहिए। पर जो ही हमारे आँख पे रोशनी आती है मोबाइल की, तो उससे मेलाटोनिन कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वाक़ई बॉडी का क्लॉक सही है या बाहर से जो लाइट मिल रहा है, उस कन्फ्यूज़न में हमें नींद अच्छी नहीं आती है। तो जब भी हमें सोना हो, उससे कम से कम आधे घंटे पहले हमें मोबाइल को दूर कर देना चाहिए ताकि उसके लाइट हमारी आँखों पे ना पड़े। लाइट पे आँखों पड़ने के कारण आपको नींद नहीं आएगी। तो रात में सोना कितना घंटा सोएँ, फिर से मेरी बात को आप समझिए। कितना घंटा हम सोएँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम कब सोएँ। केवल 5 आवर्स 30 मिनट
5 आवर्स 30 मिनट आप सो लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है, और वो 5 आवर्स 30 मिनट 11 बजे के पहले होना चाहिए, और उसके हिसाब से 5 आवर्स 30 मिनट जोड़ लें तो 4:30-5 बजे तक आप सो लेंगे तो पर्याप्त है आपके शरीर को स्वस्थ जीवन जीने के लिए। और मैं वैसा ही करता हूँ, मैं यूजुअली 11 बजे के पहले सो जाता हूँ और 5 बजे के पहले मैं जाके अपना कुछ ईमेल वगैरह चेक करता हूँ, जहाँ पे ईमेल पे कुछ आते हैं तो उनको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा आता है शारीरिक श्रम, जो मैं आपको उदाहरण देके बताया कि एक छोटे बच्चे नवजात शिशु भी एक्सरसाइज करता है। अब मेरी बात पे आप यकीन करें, हम ईएमआर का सेवन करते हैं, हम शारीरिक श्रम को अपनाते हैं, हम भोजन में परिवर्तन लाते हैं, हम रात में सोते हैं। साथ में 2 छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, वो है एक धूप का धूप का सेकना, जिसको हम सन बाथ कहते हैं। सन बाथ को लेना, मेडिटेशन या ओम का उच्चारण करना, तो 99.99 नहीं, 100% का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम डायबिटीज फ्री होंगे। आप कहेंगे ये विश्वास कहाँ से आया? ये विश्वास आप लोगों के बदौलत आया, जो हमारे पुराने साथी, आपसे जो पुराने साथी हैं, जो शुरू-शुरू के दौर में कुछ लोगों ने मेरी बातों पे यकीन किया, कुछ लोगों ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। जिन लोगों ने यकीन किया और इस अभियान को आगे बढ़ाया, तो उन्हें बड़ा ही सकारात्मक परिणाम आए। लोग डायबिटीज फ्री लाइफ जीना शुरू किए, और उन डायबिटीज उनका जब परिणाम आना शुरू हुआ, तो उनके कारण हमारा विश्वास और ऊपर आया, और वो विश्वास है जिसके कारण मैं आपको बताता हूँ कि हम डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। पर मैं ये बताऊँ कि ओवरऑल हमारा क्या होना चाहिए, पैकेज क्या होना चाहिए? तो पैकेज में शुरू में क्लियर टॉक्स 1 महीना देना चाहिए, क्योंकि ईएमआर हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, पर कौन से इंसान में कितना टॉक्सिन है हमें मालूम नहीं है, और ईएमआर का केवल काम होता है हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना। तो 1 महीना हम ईएमआर दें, और साथ में पैकेज में हम ईएमआर दें और कल्पवीटा दें। क्योंकि कल्पवीटा मैं आपको बताऊँ कि उसमें विटामिन बी 12 है, और विटामिन बी 12 कहीं न कहीं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है, और इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली पर इनडायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे डायबिटीज के मैनेजमेंट में सहायक होता है। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए ईएमआर और कल्पवीटा। ये 2 को हम देंगे, और शुरू-शुरू में जो भी हम एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसे कंटिन्यू करना है। एक 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद हमें उसको धीरे-धीरे कम करना है, एक बार नहीं कम करना है। जैसे मैं बताऊँ कि एक बार मुझे किसी सज्जन से बात करा दिया, मोटे तौर पे मैं डायरेक्ट कस्टमर से बात नहीं करता हूँ, और आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे डायरेक्ट कस्टमर से बात मत कराएँ। आप उनको डील करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके मन में डायबिटीज के बारे में उतना ही विश्वास हो जितना मुझे विश्वास है। मैं मेरे मेरे छाया में आप काम करेंगे, या मैं आपके बिहाफ़ पे लोगों से बात करूँगा, तो आप में वो विश्वास नहीं आ पाएगा जो विश्वास मेरे में है। और मैं अपने परिवार के सारे सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप में उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना मेरे में विश्वास है, और ऐसा कम से कम हमें 1 लाख लोगों का एक टीम तैयार करना है। कल्पामिट टीम, जो डायबिटीज पे काम करे, डायबिटीज फ्री सोसाइटी को आगे बढ़ाए। ऐसा 1-2 नहीं, 1 लाख चाहें, और यदि आप में विश्वास नहीं हो, तो फिर वो टीम नहीं बन पाएगा, वो भीड़ बन जाएगा। वो भीड़ बनेगा, हमें भीड़ नहीं बनाना है। हमें, जैसा मैं बताया, एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर इस चुनौतीपूर्ण कार्य को हमने बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी सहर्ष उमंग के साथ हमने स्वीकार किया है। और रैदर मैं ये बताऊँ कि हम लोग कहीं न कहीं भाग्यशाली हैं। ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी इनायत है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग इस अभियान से जुड़े हैं। तो आपका विश्वास, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। आपको हर पल, हर घड़ी व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे बात करने के लिए विशेष परिस्थिति है तो मैं कस्टमर से बात करूँगा, पर सामान्य परिस्थिति में आप मुझे बात मत कराएँ। तो मैं ये बताऊँ कि वो सज्जन का शुगर लेवल बढ़ गया, तो हमने सवाल किया कि आपने एलोपैथ दवा बंद किया? तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लिख के दिया गया है कि एलोपैथ दवा बंद करना है। मैं बोला कि भाई साहब, लिखने वाला काम तो हम करते ही नहीं कि भाई एलोपैथ दवा देना है। तो फिर उन्होंने आ गया कि मुझे नीरज जी ने बताया, मुझे उन्होंने बताया, मुझे उन्होंने बताया कि मुझे। मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज का दवा धीरे-धीरे बंद होगा। कैसे बंद होगा? पहले आधा बंद होगा, फिर हम महीना 2 महीना उसको देखेंगे कि ये कम करने के बाद अब शुगर लेवल कैसे बिहेव कर रहा है, और उसके बाद फिर हम उसको, चूँकि आपके शरीर के अंदर बीटा सेल कितना डैमेज है, बाहर से पता ही नहीं चल रहा है। जैसे एक गड्ढा है, 500 मीटर गड्ढा है, एक गड्ढा 300 मीटर है, एक 100 मीटर है। हम आँखों से देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि 500 मीटर गड्ढा 5 दिन में भरेगा, 300 मीटर 3 दिन में भरेगा, 100 मीटर गड्ढा 1 दिन में भरेगा। पर हमारा पैनक्रियाज कितना डैमेज है, हमें मालूम ही नहीं है।
बाहर से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो पता कैसे चलेगा? जब उसका शुगर लेवल 120 के नीचे रहना शुरू हो जाएगा, महीना दिन तक 120 के नीचे रहता है, तो हम उसके दवा को हाफ करेंगे, एक टाइम के दवा को हाफ करेंगे और फिर महीना 2 महीना तक देखेंगे कि अब शुगर लेवल कैसे बिहेव कर रहा है। अभी भी शुगर लेवल 120 के नीचे है, तो फिर हम रात का दवा बंद करेंगे। क्रमशः करके बंद करना है, एक बार में हमें बंद नहीं करना है। एक बार में बंद करेंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा, तो उससे हमारी बदनामी होती है। आपके अभियान को जो हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं, उसमें हमें बट्टा लगता है, 2 कदम हम पीछे हटते हैं। जबकि हमारा मंशा होना चाहिए कि हम हर दिन 10 कदम को आगे बढ़े, चूँकि भारत बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी आबादी को कवर करना हम सब लोगों के लिए शायद 16 घंटा तो क्या 24 घंटा भी कम पड़ेगा, पर हमें उसे घबराना नहीं है, क्योंकि हम हर दिन 1 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो धीरे, धीरे, धीरे उसको बंद करना है। तो ये हमारा पैकेज रहेगा क्लियर टॉक्स, ईएमआर और कल्पवीटा। कल्पवीटा एक बार देना है 5 एमएल, कल्पवीटा एक बार देना है 5 एमएल नाश्ते के बाद गुनगुना पानी में, और ईएमआर देना है 30 ड्रॉप्स या 2 एमएल नाश्ते के पहले और रात में खाना खाने के बाद। 3 परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे हमें ईएमआर को 3 बार देना है। 3 परिस्थितियाँ यहाँ पे ईएमआर को 3 बार देना है। पहला परिस्थिति है कि यदि कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब इंसुलिन के बारे में मैं आपको बताऊँ कि इंसुलिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंसुलिन लेना शुरू कर दिए तो जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, प्लस इंसुलिन का डोज बढ़ता जाएगा और डोज बढ़ने के बाद भी आपका शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। अब आपका प्रॉब्लम हार्ट, किडनी, लिवर का होगा। मैं आपको बताता हूँ, हमने ईएमआर दिया, हमने कल्पवीटा दिया, आप मेरी बात पे यकीन करें, धीरे, 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 धीरे इंसुलिन बंद होगा। डायबिटीज़ टाइप 2 में, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, डायबिटीज़ टाइप 2 में, टाइप 1 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइप 2 में इंसुलिन बंद होगा, होगा, होगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, वहाँ पे 3 बार देना है। दूसरा, जो हमने आपको बताया कि जख्म हो गया, भर नहीं रहा है, तो वहाँ पे ईएमआर को 3 बार देना है और 2 बार उसके जख्म पे लगाना है। 15 से 40 दिन जख्म के आधार पे 15 से 40 दिन, उसमें 2 दिन प्लस माइनस कर दें, जख्म भरेगा, भरेगा, भरेगा। जख्म भरना है, भर सकता है नहीं, जख्म भरेगा, कितनी बड़ी बात है। और तीसरा, यदि किसी का क्रेटिनाइन लेवल, किडनी का हेल्थ खराब हो जाता है, मतलब क्रेटिनाइन लेवल बढ़ना शुरू होगा या उसका यूरिया बढ़ना शुरू होगा। अब आप देखें क्रेटिनाइन लेवल 1.5 के नीचे होना चाहिए, 6 प्लस में जाएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि भाई साहब इसका तो डायलिसिस कराना होगा, और डायलिसिस कराने के 6 महीने के बाद अब डॉक्टर साहब कहेंगे डायलिसिस से काम नहीं चल रहा है, अब तो ट्रांसप्लांट का सोचिए। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। लोग कहेंगे अब डायलिसिस शुरू हो गया तो क्या करना चाहिए? मेरी बात को यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे तो कई एक सवाल खत्म हो जाते हैं। हमें किसी हॉस्पिटल को बंद नहीं करना है, जो हॉस्पिटल चल रहा है हॉस्पिटल चलता रहेगा। तो 5-6 के ऊपर चला जाए तो हमें उसको ट्रीट नहीं करना है। यदि 1 से 1.5 से 4 के बीच में है, 1.5 से 4 के बीच में है, तो आप उनको ईएमआर देना शुरू कीजिए और वहाँ पे ईएमआर 3 बार देना है। और मैं तो यहाँ तक बताऊँ कि अभी हमारा एक किडनी क्यूरा करके भी प्रोडक्ट आ गया है, तो आप ईएमआर दें, कल्पावीटा दें और किडनी क्यूरा दें। 4 से 5 तक उनका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो क्रिएटिनिन लेवल है, जो 4 पे पहुँचा था, अब 5, 6, 6 के बाद डायलिसिस, अब 4 से पौने 4, साढ़े 3, सवा 3, 3, पौने 2 ऐसे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कभी-कभी लोग क्या करते हैं, देखिए कि जो किडनी के पेशेंट हैं, उनको नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, विशेषकर रेड मीट जो हम बकरे का मांस कहते हैं, उनको कभी वो उनके लिए ज़हर है। अभी पिछले दिनों मुझे मेरे ऊपर फ़ोन आया कि भाई साहब इनका तो किडनी थोड़ा-थोड़ा अब ठीक होना शुरू हो गया, अब इनको कहिए कि रेड मीट खा सकते हैं। अरे रेड मीट किडनी के लिए जो है सो पॉइज़न के जैसा है। रेड मीट किडनी के लिए पॉइज़न के जैसा है। तो हमें उन चीज़ों से 40 प्लस जाने के बाद अब हमें अपनी जीवा पे कंट्रोल करना है। 40 प्लस हम गए तो जीवा पे कंट्रोल करना है हमें। हमें ध्यान रखना है कि हमें खाने में क्या खाना है, हमें फाइबर और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। तो आप देखिए किडनी किडनी है, तो आप देखिए 3 जगह यहाँ पे ईएमआर को 3 बार लेना है। पहला इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा डायबिटिक फुट जो घाव हो जाता है, और तीसरा यदि क्रिएटिनिन लेवल है बढ़ा हुआ तो उसमें हमें इसको 3 बार देना है। अब थोड़ा-सा मैं इसके बारे में कल्पवीटा के बारे में चर्चा करूँ, 9:15 होने जा रहा है, शायद मेरे दोस्त सोना चाहते होंगे।
कल्प बीटा के बारे में चर्चा करूं, कल्प बीटा एक अद्भुत प्रोडक्ट है, जैसे मैं ईएमआर बताया, यूनिक प्रोडक्ट है, जो इन ए वेरी होलिस्टिक वे हमारे शरीर में शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी तंत्र प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, सारे तंत्र पे ईएमआर काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि कल्प बीटा एक यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, चाहे कंपनी कोई हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, 20 साल पुरानी कंपनी हो, रिसर्च बेस्ड कंपनी हो, उसके बाद भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? वो थोड़ा सा मैं आपके ध्यान में लाता हूँ। जितने भी विटामिन है, आप देखेंगे विटामिन ए से लेके विटामिन के तक, और विटामिन बी में जाएंगे तो विटामिन बी में टोटल 8 विटामिन है। सारे विटामिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है उसका नाम है विटामिन बी 12। मुझे माफ करेंगे, जो सबसे विटामिन है वो विटामिन है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को कहा जाता है एनर्जी विटामिन, पावर विटामिन। क्यों? क्योंकि आप देखें कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डीएनए है, जेनेटिक कोड, डीएनए जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के सिंथेसिस के लिए विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। दूसरा, हमारी जो नर्वस तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए विटामिन बी 12 की जरूरत है। तीसरा, आप देखेंगे कि विटामिन बी 12 को पावर विटामिन कहा गया है, इसको एनर्जी विटामिन कहा गया है। तो आप देखेंगे हमारे खून, जो हेमोग्लोबिन में बताया, आरबीसी, आरबीसी के सिंथेसिस के लिए विटामिन बी 12 चाहिए। तो आप देखेंगे कि कल्प बीटा में विटामिन बी 12 है। पर डायबिटीज के मैनेजमेंट में जैसा मैं बताया कि हमारा पैनक्रियास सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर एंसिलरी में देखेंगे सहायक रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को काम करने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए विटामिन बी 12 बहुत ही जरूरत है। तो आप देखेंगे कि कल्प बीटा में विटामिन बी 12 है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, और वो भी हमारे डायबिटीज के मैनेजमेंट में डायरेक्ट नहीं, एंसिलरी रूप से मदद करता है। तो आप देखेंगे कि हमारे ईएमआर को एक सपोर्टिंग के रूप में कल्प बीटा आता है। तो हमें कल्प बीटा का उपयोग करना चाहिए। पर देखिए, कल्प बीटा विटामिन बी 12 के अलावा कैसे इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए है कि आपको, जैसा मैं बताया, कि हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऊर्जा है। जब हमारे शरीर से ऊर्जा निकल जाता है तो हम कहते हैं कि इंसान शांत हो गया है, इंसान मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। एनर्जी के बाद आप देखेंगे कि हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? एनर्जी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड। और ब्लड के 4 वाइटल कंपोनेंट है, ब्लड के 4 वाइटल कंपोनेंट है। पहला है प्लेटलेट्स, दूसरा है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, और चौथा है प्लाज्मा। आपके ध्यान में, प्लेटलेट्स का काम होता है, यदि हमारे ब्लड जो वेन है वो बहुत ही नाजुक होते हैं, कहीं पे कट गए, फट गए, टूट गए, तो उनको पंक्चर हो गए तो खून निकलना शुरू होता है। तो प्लेटलेट्स का काम होता है उस पंक्चर को जाके बंद कर देना, उसको जोड़ देना, चिपका देना, ताकि ब्लड बाहर ना निकले। हमारे आरबीसी का काम है हेमोग्लोबिन को पहुंचाना। और डब्ल्यूबीसी, इस पैंडेमिक में आप देखेंगे तो आज सबसे चर्चा का विषय है डब्ल्यूबीसी, क्योंकि जो हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो हम टी सेल्स कहते हैं, जो हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो हमारे पैथोजेंस को किल करता है, वो सारा एंटीबॉडी और टी सेल्स बनाने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। और प्लाज्मा जो है सो एक लिक्विड होता है जो इन तीनों चीज को कैरी करता है। तो ये ब्लड के 4 वाइटल कंपोनेंट है। और मैं आपके ध्यान में लाऊं कि ब्लड को सही तरीके से बने, हमारे शरीर में ब्लड सही तरीके से बने, उसके लिए इसेंशियल एमिनो एसिड की जरूरत है, उसके लिए विटामिन बी 12 की जरूरत है, उसके लिए मैग्नीशियम की जरूरत है, उसके लिए आयरन की जरूरत है, उसके लिए फोलेट की जरूरत है। और आपके ध्यान में लाऊं, आपके कल्प बीटा में ये पांचों तत्व विद्यमान है, पांचों तत्व विद्यमान है। नतीजा हो रहा है कि ब्लड सही तरीके से बन रहा है। और यदि शरीर में ब्लड सही तरीके से बने तो ब्लड का ही काम है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना, शुगर को सेल्स तक पहुंचाना, और जितने न्यूट्रिशन हमारे शरीर में बन रहा है, हमारे आंत में न्यूट्रिशन बन रहा है, उस न्यूट्रिशन को सारे सेल तक पहुंचाना हमारे हमारे ब्लड का काम होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा कल्प बीटा अगेन यूनिक है। जैसे ईएमआर यूनिक है, वैसे कल्प बीटा यूनिक है, विटामिन बी 12 के साथ हमारे ब्लड के निर्माण में काम करता है। अब आप देखें
कि हमें जो डायबिटीज के बारे में बताना था या ईएमआर के बारे में बताना था, आज हम ज़्यादा प्रोडक्ट पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी करीब-करीब 9:15 हो चुके हैं, 9:15 9:20 हो चुका है, तो हम फिर दूसरी बार रखेंगे। मुझे कुछ चीज़ों को बचाना, छुपाना अच्छा लगता है ताकि दूसरी बार मैं आप लोगों से चर्चा करूँ। मुझे जितनी उत्सुकता आपको रहती है, शायद उससे दुगनी उत्सुकता मुझे रहती है। सुबह से मेरे मन में जो है सो एक उत्साह रहता है कि आज मुझे अपने परिवार के सदस्यों से मिलना है, मुझे उनके साथ चर्चा करना है, अभियान को आगे बढ़ाना है, अभियान को जन आंदोलन का रूप देना है, अभियान को जन क्रांति का रूप देना है, घर-घर पहुँचाना है कि डायबिटीज़ फ्री एक अभियान चल रहा है, एक इस तरह का मिशन चल रहा है और लोगों से आह्वान करना है कि आप भी जुड़ें। तो मुझे जो बताना था, मैंने विनम्रतापूर्वक आपको बताने का प्रयास किया। पर जैसा कि हम डे 1 से कहते आए हैं कि ये एक फ़ील्ड ऐसा है, हेल्थ एक ऐसा फ़ील्ड है, जहाँ हमें नित्य प्रति सीखना पड़ता है और नित्य प्रति सिखाना पड़ता है। सीखना और सिखाना और इस मसाल को, जो एक हमने मसाल जलाया है, इस मसाल को द घर-घर पहुँचाना, ये हम सब लोगों की सामूहिक ज़िम्मेवारी है और हम एक संकल्प करते हैं, फिर से पुनः संकल्प करते हैं कि हम इस मसाल को बुझने नहीं देंगे, बुझना तो जाने दें, हम घर-घर तक पहुँचाएँगे, चाहे उसके लिए जितने भी हमें अथक मेहनत करना पड़े, जितनी भी हमें प्रयास करना पड़े, हम अपने प्रयास को न रुकने देंगे, न झुकने देंगे, न थकने देंगे। तीनों चीज़ हमारे मन में कभी नहीं आएगा और इनको हम आगे बढ़ाएँगे और समय दूर नहीं है, जब ये एक सामाजिक रूप से लोग इस अभियान को आगे बढ़ाएँगे। अभी हम और आप आगे बढ़ा रहे हैं, पर अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल में आप देखेंगे कि तब हम एक जगह पेड़ की छाँव में बैठेंगे और हमारे समाज के जो दूसरे लोग हैं, वो इससे इतने उनके मन में विश्वास पैदा हो जाएगा कि उन वो हमारे अभियान को आगे लेके जाएँगे। तो जब तक समाज इसमें अपनी साझेदारी नहीं निभाता है एक्टिव रूप से, तब तक हमें इस प्रयास को बिना थके, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ाना है। अब मैं अपने होस्ट अजय जी से निवेदन करूँगा कि यदि हमारे परिवार के किसी सदस्य को डायबिटीज़ या हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल है, 1-2 सवाल तो हम 1-2 सवाल को ले लेंगे और नहीं तो फिर अजय जी जैसा हमें निर्देश दें, उस अनुरूप से हम इस अभियान को आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत आज का प्रोग्राम को रंग लगा दिया। इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने आज छोटे-छोटे पॉइंट्स के ऊपर जो बातें बताई हैं, वो वास्तव में परिवार के लिए बहुत मददगार साबित होंगी, खुद के लिए भी और लोगों को बताने के लिए भी। जहाँ तक रही बात क्वेश्चन की, मुझे लगता है समय आज ज़्यादा हो गया है और चूँकि सर्दी का समय है और राजस्थान के अंदर और जहाँ पर भी लोग रहते हैं, उन्हें सोने की भी जल्दी होती है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर को नहीं लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा डॉक्टर साहब कि बहुत जल्द एक प्रोग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी आपकी, जो पूरा का पूरा प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर पर होगा। जी, बहुत जल्द बहुत मैं अच्छा। आपसे समय लूँगा सर, जो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक क्वेश्चन आंसर पर होगा। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। पूरा का पूरा प्रोग्राम शुरू से लेकर लास्ट तक हम क्वेश्चन आंसर पर ही करने वाले हैं। ये मेरे दिमाग में और मेरी प्लान में चल रहा है। आपने जो समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। पूरे परिवार का बहुत-बहुत शुक्रिया और सबको एक मैसेज 15 तारीख आज खत्म हो गई है और पूरे 15 दिन इस महीने के बीत चुके हैं। अपने टारगेट को याद रखें और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो भी कल्पामृत में बढ़ाने के लिए हमारे एक्शंस हैं, लाइक ए होम मीटिंग, लाइक ए सेमिनार, लाइक ए रिटेलिंग, लाइक ए केएसपी, लाइक ए फ्रेंचाइजी, इन सब चीजों पर ध्यान से काम करना शुरू कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं, डॉक्टर साहब की शुभकामनाएं, सुदेश जी की शुभकामनाएं, गुरु जी की शुभकामनाएं, हम सब आपके साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ लेके जाते हैं। थैंक यू सर एंड डॉक्टर साहब, आपका अगेन शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू।